जल के, हाँ चालू करिए इसको। जल के बिना, चालू है ये, चालू है, थोड़ा दीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह विषय, और इस विषय को समझेंगे तो हमारी आजीविका में भी मदद हो जाएगी, बेस बना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जल का वितरण, इस पृथ्वी पर जल का वितरण किस तरीके से है। इस पृथ्वी पर जल का वितरण, एक चीज का मुझे जवाब दीजिए आप लोग। प्राय अखबारों में, सरकारी जागरूकता कार्यक्रम में यह सुनने में आता है कि जल को संरक्षित करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। अगर आप लोग बाल्यावस्था में रहे होंगे तो दूरदर्शन में एक एडवर्टाइज आता था, 2 बकेट पानी बचाना है, बचाना, सुने होंगे। तो इसका अर्थ क्या है, जल के बचाने से आशय क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर तो जल उतना ही है जितना पहले था। एग्जैक्टली, जो फ्रेश वाटर है वो लगातार बदलता जा रहा है, लवण युक्त जल में, सलाइन वाटर में चेंज होता जा रहा है। तो हमें उस फ्रेश वाटर को, ताजे जल को, मीठा जल को लवण युक्त जल में परिवर्तित होने से रोकना है। और इसी का आशय क्या है, जल के संरक्षित करने से। जल की मात्रा तो नियत ही है पृथ्वी में, वो लगातार चक्र के माध्यम से कभी भूमि पर, तो कभी वायुमंडल में, तो कुछ जल हमारे अंदर, तो कुछ जल ग्लेशियर में, कुछ जल भूमिगत जल के रूप में, कुछ जल वायुमंडल में, इस तरीके से वो वितरित है और लगातार वो बदलता रहता है जीवन में। मैंने जो जल पिया पसीने के माध्यम से, फिर से वो वायुमंडल में चला गया, कल को वहाँ से संघनन होएगी, फिर से संघनन के माध्यम से वो पृथ्वी पर आ जाएगा। तो जल तो चक्र के रूप में घूमता रहता है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन है नहीं। तो फिर जल बचाने का आशय यह है, जल की मात्रा को नहीं बचाना है हमें, फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल की मात्रा को बचाना है, जो लगातार परिवर्तित होता जा रहा है सलाइन वाटर में। समझ रहे हैं? तो आइए जरा देखते हैं इस पृथ्वी में जल का वितरण किस तरीके से है। ठीक, तो हमारी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 96.5% हिस्सा क्या है, लवण युक्त जल है। जितना भी जल है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। दोनों में अंतर करिएगा, पृथ्वी की जितना भी भाग है उसके 71% भाग पर जल है। ये क्या आंकड़ा है कि जितना भी जल है उसमें अमाउंट में, उसका 96.5% हिस्सा सलाइन वाटर है। ठीक, सलाइन वाटर का मतलब क्या होता है कि जल में घुलनशील कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब को क्या कहते हैं? अगर जल में इन सब तत्वों की मात्रा है तो उसे क्या कहते हैं? सलाइन वाटर कहते हैं या लवण युक्त जल कहते हैं। जैसे आप अगर जल में NaCl यानी नमक को घोल दें तो वह जल क्या हो जाती है? लवण युक्त हो जाती है। लवण यानी सॉल्ट का मतलब होता है जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से बनता है क्या? लवण। जैसे कि HCl क्या है? एक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो बिलो 5 होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा, अगर हम लोग बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH,
यह क्या है? एसिड। यह क्या है? बेस, क्षार है। अब आगे जाकर रिएक्शन होएगा तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, प्लस वाला रिएक्ट करेगा माइनस से और माइनस वाला रिएक्ट करेगा प्लस से, तो NaCl बनेगा, बोलिए, और क्या बनेगा? H2O। तो ये जो है यही क्या है? सॉल्ट। और यह कैसे बना? एसिड और बेस के रिएक्शन से बना है। समझ रहे हैं? तो अगर लवण युक्त जल कहा जा रहा है, इट मीन्स वाटर में सोडियम घुला हुआ है, कैल्शियम घुला हुआ है, या फिर मैग्नीशियम है। और जब किसी जल में लवण घुले होते हैं तो उसको कहा जाता है हार्ड वाटर। क्या कहा जाता है? कठोर जल। ध्यान रहे, हैवी वाटर नहीं, भारी जल अलग होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है, D2O। हार्ड वाटर और हैवी वाटर दोनों एक दूसरे से अलग हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकृति में जितने भी जल हैं उसका 96.5% हिस्सा लवण युक्त जल है। और विशेष रूप से यह किस रूप में है? तो समुद्री रूप में। कुछ अन्य लवण युक्त जल इनलैंड वाले पार्ट में भी होते हैं, स्थलीय भाग में भी होते हैं, जैसे कि खारा पानी का झील होता है, जैसे कि राजस्थान में सांभर झील है। समझ रहे हैं? तो उसका जो अन्य सलाइन वाटर है जो इनलैंड पार्ट पर है वो कितना है? तो 0.9%। और जो मीठा जल है यानी कि फ्रेश वाटर, यह मात्र प्रकृति में उपस्थित जल का 2.5% ही है। और इसी 5% में समूचा मानव समुदाय, समूचा पादप समुदाय, पूरी जंतु समुदाय आश्रित है। लवण युक्त जल में न तो पादप सस्टेन कर सकते हैं, न तो मानव कर सकते हैं, और ना ही अन्य जंगली जंतु कर सकते हैं। लवण युक्त जल में कुछ ही पादप रह सकते हैं जिनको मैंग्रोव्स कहा जाता है, जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। उसके अलावा इस प्रकार के जल में पौधे भी नहीं रह सकते हैं, मानव तो रह ही नहीं सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं। हार्ड वाटर से आपका कपड़ा नहीं धुल पाएगा। अगर आप शहर के पानी से कपड़ा धोएं और बिना अपमार्जक के, बिना डिटर्जेंट के, और गांव के पानी से धोएं, गांव के पानी से कपड़ा जल्दी और अच्छा धुल जाएगा, क्योंकि वहाँ के पानी में लवण की मात्रा कम रहती है, शहर के पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसीलिए कभी चेहरा भी धोएंगे तो धूल नहीं जाता है। इसीलिए इसी समस्या के निजात के लिए अन्य उत्पाद आ गए, फेस वॉश जैसी चीज़ें आ गई। समझ रहे हैं? समस्या यही थी। तो हमारे पास मात्र मीठा जल कितना है? तो 2.5%। और ये सब किसके प्रतिशत में निकाले गए हैं? पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की मात्रा से। ठीक, इतनी बात समझ में आई है? लिखिए जरा। लिख लिए? अब हमारे पास मीठा जल कितना है? तो 2.5%। अब इसका कुछ मात्रा आएगा ही आएगा। अब इसमें से भी, इस मीठे जल में से भी, इस मीठे जल में से भी 68.7%, ये जितना था उसका 68.7% हिस्सा हिमनद और आइस कैप के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। जो भी मीठा जल है उसका 68.7% हिस्सा हिमनद और ग्लेशियर के रूप में है। और इस जल का भी हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग
नहीं कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं। कौन करता है? उत्तर प्रदेश और बिहार वाले। गंगोत्री हिमनद पिघलती है और उससे जल आता है, उस जल को फिर यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बाकी जो 30.1% हिस्सा है वह भूमिगत जल के रूप में है, वह भूमिगत जल के रूप में है। और एक, अब कितना बचा होगा? 1-2% के आसपास 100 हो जाएंगे। और 1-2% जो हिस्सा है वह सतही जल के रूप में है, मात्र सतही जल, यानी कि क्या? झील, तालाब, नदियाँ। समझ रहे हैं? और ज़्यादातर यूज किसका होता है? तो सतही जल का। तो ये जो 2.5% हिस्सा है, इसका भी ज़्यादातर हिस्सा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। मात्र हम लोग को काम किस में चलाना पड़ रहा है? तो 1.2% वाले भाग पर। ठीक, इसको जरा लिखिए। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? जब तक जल की गंभीरता को नहीं समझेंगे आप लोग, तब तक वाटर शेड मैनेजमेंट, जल संभर प्रबंधन को आत्मसात करना लगभग नामुमकिन है। समझ रहे हैं? और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप एक बार समझ जाओगे ना चीज़ों को एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह विज्ञान आधारित विषय है और विज्ञान तर्कों पर चलता है, कारणों पर चलता है। अगर उस चीज़ को जान लिया जाए तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये जो सतही जल है, ये जो सतही जल है यानी जो सरफेस वाटर है, ये कितना हो गया? तो 1.2%, यानी इस 2.5% में से भी 1.2% हमारे पास क्या है? सरफेस वाटर है। और इस 1-2% को भी फर्दर क्लासिफाई करें तो इसका 69% हिस्सा, इसका 69% जो हिस्सा है वह भूमि, हिम एवं परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है? परमा का मतलब है यहां पर परमानेंट। परमा का मतलब क्या है? परमानेंट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, तुषार। जब ही टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि जो ड्यू पॉइंट है वह हिमांक बिंदु से भी नीचे चले जाए, जो उषांक बिंदु होती है, जब वह 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चली जाती है, तो वायुमंडल का वाटर वेपर ओस बनने के बजाय डायरेक्ट किस में बदल जाता है? बर्फ में। तो उसको कहते हैं फ्रॉस्ट, और हिंदी भाषा में उसको पाला कहते हैं। पाला पड़ गया, पैरा में पड़ता है, गाड़ी के शीशों में पड़ता है, खिड़की में पड़ता है, फसलों के पत्तियों में पड़ता है। और पाला आमतौर पर उस जगह पर पड़ता है या तो वह उच्च अक्षांश के क्षेत्र हो या तो उच्च ऊंचाइयों पर हो, क्योंकि वहीं तापमान ज़्यादा डाउन होता है। छत्तीसगढ़ में पाला पड़ता है सरगुजा संभाग में, क्योंकि वह ऊंचाई पर बसा हुआ है और भूमध्य रेखा से अपेक्षाकृत दूरी पर स्थित है। और जब फसलों पर, और सरगुजा संभाग में व्यापक रूप से बागवानी की खेती होती है। बागवानी खेती कम तापमान वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि जो बागवानी फसल होते हैं वो अधिक तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं। और जब बागवानी फसल होती है, बागवानी फसल ज़्यादा सुभेद्य होते हैं, यानी जल्दी ही समस्या में वो आते हैं। तो बागवानी फसलों में जब पाला पड़ता है तो उनका स्टोमेटा हो जाता है बंद, जहाँ से CO2 प्रवेश करेगा कहाँ? तो पौधे में। बर्फ के जमने से वो जो होल है वो हो गया है बंद, अब CO2 आएगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी और पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगेंगी। तो ये जो पाला पड़ना है एक नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक
आपदा है। समझ रहे हैं? तो हमारी पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ की कुछ जमीनें ऐसी हैं जहाँ पर ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर एक चादर बिछी रहती है बर्फ की। गर्मी के समय वो आंशिक रूप से पिघल जाता है, लेकिन ठंडियों में वह पूरा भरा रहता है। कुछ ही समय के लिए वर्ष में 2-3 महीने ही जब सूरज कर्क रेखा पर होएगा तो उत्तरी ध्रुव वाला पिघल जाएगा, और जब सूरज मकर रेखा पर होएगा तो दक्षिणी ध्रुव वाला पिघलेगा। हालांकि दक्षिणी ध्रुव वाले पर ज्यादा लैंड मास ही नहीं है, केवल अंटार्कटिका है जहां बड़ी बड़ी 300 फीट तक बर्फ की चादरें हैं, जिसे हिमनद कहते हैं। हिमनद का मतलब होता है बड़ा ग्लेशियर, और यहाँ ग्राउंड या भूमि हिमनद, हिम का मतलब क्या है? पतली एक चादर। समझ रहे हैं? बोलो। तो ये जो 1-2% है उसका 69% हिस्सा किस रूप में है? तो भूमि हिम के रूप में है, ग्राउंड स्नो के रूप में है, और परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। ये परमाफ्रॉस्ट यूपीएससी में आ चला है, परमाफ्रॉस्ट। तो यहाँ परमानेंट फ्रॉस्ट मतलब बर्फ जमा हुआ है वहां पर। आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पिघलता है कई क्षेत्रों में, नहीं तो ये आमतौर पर चादर के रूप में बिछी रहती है उस जमीन पर। आगे 20.9% हिस्सा इस 1.2% का झील के रूप में, किस रूप में है? झील के रूप में है। हाँ हाँ, जमीन के अंदर है। और ये वाला जो 69% है, हाँ, ये जो ओस है या उसको कह सकते हो, ये सतह के ऊपर है। ये हम लोग किस में अभी पढ़ रहे हैं? तो सतही जल में। भूमि भौम जल यानी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड के तो वो नीचे है, जो सतह के ऊपर। अब सतह के ऊपर पानी किस रूप में हो सकती है? पानी की कितनी अवस्थाएं? 3। तो गैस रूप में तो रहेगी नहीं सतह पर, बोलिए। या तो ठोस में रहेगी या तो द्रव में रहेगी। तो ये तो द्रव रूप में हो गया झील, और यह किस रूप में हो गया? ठोस रूप में। तो बहुत सारा हिस्सा जो सरफेस वाटर का है उसमें से लगभग 70% हिस्सा किस रूप में है? तो बर्फ की चादर के रूप में है। और ये कहाँ पर होएगा? तो उच्च अक्षांशों पर, या फिर दूसरे भाषा में ध्रुवीय क्षेत्रों पर। बात एक ही है। समझ रहे हैं? आगे इसका हिस्सा देखना है कि सॉइल मॉइस्चर के रूप में, भूमि नमी के रूप में, भूमि नमी के रूप में 3.8% है। भूमि नमी के रूप में 3.8% है। वायुमंडल में 3% है। वायुमंडल में 3% है। और दलदल या कच्छ भूमि जानते हो क्या? मार्श, स्वयं, दलदल को ही क्या कहते हैं? कच्छ। इसीलिए जो गुजरात वाला भाग है पूरा दलदल है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण। दलदल वाली भूमि पर 2.8% है। समझ रहे हैं? और जैसा आप लोग नहीं सोच रहे होंगे, नदियों में 0.49% है। यूपीएससी में आया था प्रश्न, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था। नदी, झील, हिमनद। अधिकांश लोग किसको मार के आए? नदी में सबसे ज्यादा होएगा सतही जल। समझ रहे हैं? तो नदी में झील से कम है, वायुमंडल से भी कम है। भूमि में जहां तक नमी, मॉइस्चर से भी कम है। नदियों में जो पानी हम देखते हैं, ज्यादातर हम किस पानी का यूज कर रहे हैं? नदी वाला ही यूज कर रहे हैं। चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रायपुर की ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आ रही है? रविशंकर से। बीएसपी में पानी कहाँ से जा रहा है? रविशंकर। जो किस पर है? तो महानदी पर। नदी का ही पानी यूज हो रहा है। पूरा धमतरी जिला सिंचित किससे है? तो उसी बांध से है। कृषि के लिए उसी नदी से हो रही है। तो ज्यादातर हिस्सा हम लोग कहाँ से करते हैं? तो नदियों से करते हैं। एक कंपोनेंट और है, वह है कुछ जल जैविक पदार्थों में भी होता है। कुछ पौधों में होता है अंदर जल, नहीं होता क्या? होता है ना भाई। आप फ्रूट लाते हैं,
सूख जाता है, सूखने का मतलब क्या हुआ, उसका वाटर इवेपोरेट हो गया वहां से, समझ रहे हैं। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, उनमें 0.26% है, 0.26% है। और इसमें क्या है तो जैविक पदार्थों में। समझ पाए क्या? तो चलिए फिर से शुरू से हम बता देते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो जल का वितरण, तो जितना भी जल है उसका 96.5% हिस्सा सलाइन वाटर है जो समुद्रों में है। कुछ सलाइन वाटर स्थलीय भाग में भी होते हैं, उनका हिस्सा कितना है तो 0.9%। जो पीने योग्य जल है, जो उपयोग योग्य जल है, यानी कि मीठा जल, उसका 2.5% हिस्सा इस पृथ्वी पर है कुल जल का। अब मान लेते हैं अगर यह पृथ्वी पर कितना होएगा तो 100 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 लीटर आ जाएगा 2.5 लीटर। इस 2.5 लीटर का भी 68.7% हिस्सा किस रूप में है, हिमनद और आइस कैप के रूप में, ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में। और इस 2.5 लीटर का 30.1% हिस्सा कहाँ है तो भौम जल के रूप में या भूमिगत जल के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में। और मात्र 1.2% हिस्सा सरफेस वाटर यानी कि सतही जल के रूप में है। अब इस सतही जल का भी ज्यादातर हिस्सा हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में है। फिर 20% हिस्सा झील है, झील में तालाब, पोखर, डबरी, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। झील का मतलब है कि वह जल निकाय जिसमें निकासी नहीं होती या जो क्लोज्ड होता है उसको क्या कह रहे हैं, झील कह रहे हैं। तालाब हो गया, डबरी हो गया, बोलो। और भूमि नमी यानी 3.8% हिस्सा भूमि में नहीं रहती है क्या, जल रहेगी, कछुआ रहता है वो जल नहीं लेगा, नहीं पिएगा जल, वो जमीन के अंदर ही रहता है। अगर जल नहीं रहता तो कछुआ अंदर रह पाता क्या, बोलिए, उसको भी तो जल चाहिए। बहुत सारे जीव जंतु नीचे रहते हैं जमीन के, उनको भी तो जल चाहिए ना। बिना जल के इस दुनिया में कोई जंतु नहीं रह सकता है। और अगर आप जीवों का इतिहास पढ़ें पृथ्वी पर तो जंतु आज ही कहाँ से हैं, जल से ही हैं। इस पृथ्वी की प्रथम जंतु कौन है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। वो कहाँ पनपा सर्वप्रथम, समुद्र में। कितनी पुरानी जंतु है आज वह, आज भी वो है इस दुनिया में सबसे पुरानी जंतु है। समझ रहे हैं, बोलो। तो 2.5 अरब साल पुरानी जंतु है वो। उसी जंतु से ही ये हम सारे निकले हैं। अगर आप समय पूछूं पूर्वज कौन है तो कुछ लोग कहेंगे बंदर, कुछ लोग कहेंगे चैपेंजी। आज तक कई लोगों को स्पष्ट नहीं है कि बंदर थे कि चैपेंजी थे कि गुरिल्ला थे, अलग अलग आ जाते हैं। तो प्राइमेट थे हमारे, जो हम लोग का ये जंतुओं का क्लासिफिकेशन होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, ऑर्डर, क्लास, फिर स्पीसीज, फिर जीनस। तो जीनस के बाद स्पीसीज आता है। तो जो प्राइमेट फैमिली वाले हैं उसी फैमिली के तहत हम भी आते हैं, मानव भी परिवार में। तो हमारे पूर्वज प्राइमेट हैं, लेकिन बहुत दूर के पूर्वज कौन है तो साइनोबैक्टीरिया, वहीं से शुरुआत हुई थी इस पृथ्वी पर जीवन। और वो कहाँ से आया है, कैसे आया, उसके लिए फिर बहुत सारी थ्योरी हैं, अलग अलग थ्योरी हैं। ठीक, कोई कहता है बाहर से आया था, कोई कहते हैं यहीं पनपा था, अलग अलग विचार है। आगे जाके पता चल ही जाएगा कहाँ से आया था, विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। समझ गए। तो यह प्रकृति का क्या है, जल वितरण है। तो यहाँ आपको समस्या दिख रही होगी। मात्र हमारे पास कितना है तो 2.5% है क्या तो मीठा जल, फ्रेश वाटर। और उस 2.5% का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, हिम नद में, बर्फ की चादर, ग्लेशियर, हिमनद हम पहले बता चुके हैं। देखिए, भ्रामक चीजों से दूर रहिए। हिमनद का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बर्फ का चादर, चलती हुई बर्फ का चादर, मूविंग
आइस को ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, हिमनद। नदी में क्या होती है, गतिशीलता होती है। तो ये जो बर्फ, जो हिमनद, ग्लेशियर का मतलब होता है चलती हुई बर्फ, चलते रहते हैं। जैसे नदी चलती रहती है, वो ग्लेशियर भी जाके समुद्र में मिलते हैं चलते हुए, समझ रहे हैं। अब जो 2.5% हमारे पास जो जल है, उसका लगभग 97% हिस्सा कहाँ है, तो हिमनद के रूप में है। लेकिन आज ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापन की घटना हो रही है, और वैश्विक तापन का परिणाम हो रहा है क्लाइमेट चेंज, और जिसके कारण जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो यानी वह पानी किस में परिवर्तित होता जाएगा, क्योंकि गंगोत्री पिघलेगी तो पानी बहकर कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए मैं कहता था कि जलवायु परिवर्तन इस प्रकृति की सबसे बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि जो ज़्यादा जल है पीने योग्य, वो लगातार किस में बदलता जा रहा है, समुद्र में। एक तो खारा पानी हो ही रहा है, और लगातार समुद्र का स्तर भी क्या होएगा, बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगी, और चेन्नई, शंघाई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, मुंबई, ये सारे शहर डूब जाएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि सी लेवल क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। वह स्थान जिसने इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को देखा है, कायरो, मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी, वो भी डूबने की ही कगार पर है, समझ रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये लगातार अब किस में बदलता जा रहा है, सलाइन वाटर में, समझ रहे हो। ये जो हिस्सा है आज मानव लगातार, मानव का जो उपयोग प्रतिरूप है, जो यूज पैटर्न है, वो अब इधर से किधर की ओर डाइवर्ट हो रहा है, भूमिगत जल की ओर हो रहा है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में अगर सिंचाई पढ़ोगे, पूछता है प्रश्न, पूछा जा चुका है आज से 2 साल पहले प्रीलिम्स में, या 1 साल पहले, लेकिन निश्चित रूप से पूछा हुआ मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, नलकूप, कुआं, तालाब, ऐसे था। सबसे बड़ा कौन है, नलकूप। नलकूप यानी कि क्या, ट्यूब वेल, कुआं खोदा गया है, उसमें ट्यूब डाला गया है, नल और कूप, समझ रहे हैं। तो आज मानव इधर से कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ, समझ रहे हैं। तो यानी धीरे धीरे ये भी खत्म हो रही है, समझ रहे हैं। इसकी स्थिति तो दयनीय हो चली है, तभी तो यहाँ से यहाँ की तरफ गए भाई, यहाँ से यहाँ की तरफ जाने को बाध्य होना पड़ा। कैसे बाध्य होना पड़ा, इसको निकालने के लिए लागत ज़्यादा आती है भाई, आपको ट्यूब वेल को करवाना पड़ेगा, बिजली लगेगी आपको, समझ रहे हैं। तो इसकी स्थिति तो दयनीय कर चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ की तरफ विक्षेपित हो रहे हैं। बोलिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब में लगभग 0% के आसपास ग्राउंड वाटर पहुँच चला है। शहरों में भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। रायपुर शहर आज से 20 साल या 30 साल के बाद जल के लिए तड़प जाएगा। चारों तरफ कंक्रीट बिछ गए हैं भाई, अंतः स्त्रवण होएगा, इनफिल्ट्रेशन होएगा, अंदर जाएगा जल, तब तो भाई आप जो निकाल रहे हैं वो अंदर जाए, बैलेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ क्या कर दिए हैं, कंक्रीट। आपके घर से पानी निकला, नाली में गया, नाली के अंदर वाली जमीन भी क्या बन गई है, कंक्रीट। पानी कैसे अंदर जाएगा जमीन के अंदर, समझ रहे हैं। इसीलिए हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए कि छत से एक पाइप जमीन के अंदर जानी चाहिए, ताकि छत के पानी को जमीन में डाल सके। तो जिस घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उस घर के ट्यूबवेल में पानी की दिक्कत नहीं होएगी। तो हर घर में बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नगर निगम को कोई भी घर की अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए वास्तव में। लेकिन निष्क्रियता है जनता में भी और प्रशासकों में भी है। स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है जल के लिए, समझ रहे हैं। अब इस सतही जल में भी देखोगे तो यहाँ तो ये जो भूमि वाली, नमी वाली, ये वायुमंडल वाली जल समझ रहे हैं क्या, कुछ तो गैसीय फॉर्म में है और कुछ लिक्विड फॉर्म में है। जो बादल देख रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म को दर्शा रहे हैं, और छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं,
वो इतने हल्के हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आ पाते। जब वही ड्रॉपलेट जब बड़ा हो जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। अभी वो इतना छोटा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच नहीं पा रहा, इसीलिए वो हवा में उड़ रहा है। समझ रहे हैं। और आगे दलदल कच्छ, यहाँ भी जल की विशाल मात्रा पाई जाती है। दलदल और कच्छ में जो दलदली भूमि होती है, और यह पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये जो वेटलैंड है, क्योंकि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, ज़्यादातर यहीं मिलते हैं। इसीलिए जो पक्षी साइबेरियन क्रेन जो कहाँ से आता है, यूरेशिया से आता है, जहाँ से आपके ऐसा मैक्स मुलर के अनुसार जहाँ से पूर्वज आए थे आपके आर्य लोग, तो वहीं से ही आता है साइबेरियन क्रेन। जाता है अफ्रीका, लेकिन बीच में तो थोड़ा बहुत रुकावट चाय पानी के लिए रुकता ही है। तो भारत में जहाँ जहाँ दलदली भूमि है वहाँ वहाँ वो रुकता है। समझ रहे हैं, क्योंकि उसको वहीं भोजन मिलेगा। आगे क्या है, नदियाँ। नदियों की भी स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है। नदी का पानी उपयोग लायक रह ही नहीं गया है। इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चले हैं नदियाँ कि उपयोग के लायक बची ही नहीं है। उदाहरण आपके सामने होगा, अगर आप लोग जाकर देखें इस नदी को जो रायपुर से जाती है, खारून नदी, तो कैसे झाग दिखाई देते हैं। जो झाग नालियों में दिखाई देते हैं अब वो नदियों में दिखाई दे रहे हैं, और वो झाग संकेत हैं प्रदूषण के स्तर का। यमुना नदी में इससे बड़े बड़े झाग उठते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी में पूरा दिल्ली का जो रासायनिक जल है उद्योगों का आकर नदियों में मिल रहा है। समझ रहे हैं। और आगे क्या है, जैविक पदार्थ। तो कुछ जल पौधों में है, कुछ जल हम में है, कुछ जल कुत्ते में होएगा, कुछ जल बिच्छू में होएगा। ऐसे बहुत सारे जल जैविक पदार्थों में है। तो यह प्रकृति पर क्या हुआ, जल का वितरण हुआ। आगे लिखेंगे, अब इस जल की गंभीरता को समझते हुए अब हमें यह बात की आवश्यकता जान पड़ती है कि जल के प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसी चीज को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जल ग्रहण का मतलब क्या है। हालांकि जल ग्रहण यूज नहीं करना चाहिए शब्द, यह संकुचित अवधारणा का प्रतीक है। जल संभर उचित शब्द है, और जो उच्च स्तर की किताबें हैं जो भूविज्ञान से संबंधित हैं वहाँ पर जल संभर ही प्रयोग किया जाता है। जल ग्रहण कैचमेंट एरिया को कहते हैं, जल संभर वाटर शेड होता है। समझ रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी एक जैसे इस्तेमाल कर देते हैं। लिखने वाले लिख देते हैं, फॉलो करने वाले उसको फॉलो कर देते हैं, फिर वो प्रथा ही बन जाती है, और बाद में फिर वह शंकाएं भी उत्पन्न करती हैं। तो हालांकि इसको आपको एक ही लेके चलना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जल ग्रहण लिखा हुआ है। कायदे से लिखना चाहिए, उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको जल संभर लिखना चाहिए, लेकिन वो भी बने ही इस तरीके से हैं, वो भी बने भी इसी तरीके से हैं। संकुचित अवधारणा से पढ़कर वहाँ तक गए हैं, क्या करें, वो भी मजबूरी है। तो जल संभर या फिर जल ग्रहण। तो जल संभर और जल ग्रहण को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को पहले बना लेंगे तभी बात समझ में आएगी।
समझ पा रहे हो क्या बनाए हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3D में दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है फिर भी अपने दिव्य दृष्टि से देख लो। दिव्य दृष्टि का मतलब समझते हो ना? दिव्य दृष्टि का मतलब है कि अध्ययन करने के बाद हमें वह चीज़ दिखलाई पड़ती है जो सामान्य लोगों को दिखलाई नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए अभी क्रिकेट में जो चीज़ विराट कोहली और MS धोनी देखते हैं, बाकी लोग उसको नहीं देख पाते, उनको अनुभव से ये चीज़ हासिल हुआ है। समझ रहे हैं? जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो चीज़ें भी देख सकता है जो चीज़ें सामान्य लोग नहीं देख सकते। आँखों का तो क्या है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वाले फोटोन को तो देख ही लेगा, लेकिन इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए तप की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मैं बना हुआ डायग्राम भी ला सकता था, लेकिन बने हुए में क्या रहता है कि ऐसा लगता है कि सिनेमा भर देख रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर घर जाके बनाते नहीं है, ना ही कॉपी में बनेगा। यहाँ कम से कम कॉपी में बना लोगे और समय भी बच जाता है। अगर कुछ लोग बनाएंगे घर जाकर भी, कुछ लोग अरे क्यों बनाऊंगा, मेरे पास तो है, लेकिन कुछ लोग घर जाकर ही बनाएंगे तो उनका समय भी चला जाता है। उससे अच्छा यही बन जाए। अभी यहाँ पर 6 महिलाएं हैं, कुछ लड़की भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। उन सब के चित्र निश्चित रूप से लड़कों से अच्छे होंगे। हाँ, बात अलग है कि आयुष जी का थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो चित्रकारी करते हैं। हो गया, बन गया। तो देखिए, और नाम भी दे दिए। वाटर बॉडीज। आमतौर पर कई सारे लोग भ्रम पाल कर रखते हैं जीवन में। और भ्रम क्यों पाल के रखते हैं? क्योंकि जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी भी गलतियां रहती हैं, पढ़ने वालों को भी। जमीन के अंदर भी पानी रुकता नहीं है कि जाकर रुक गया, अंदर भी वो बहते रहता है। जैसे ये यहाँ देख रहे हैं, इस वाटर बॉडीज तक ऊपर की भी जल आई जो हमें दिखाई दे रही थी, और यहाँ से जो अंदर चला गया था वो भी जल अंदर बहते बहते यहाँ तक आई है। देख रहे हैं, इस वाटर बॉडी से जुड़ रही है। जुड़े हुए बनाए हो ना, समझ रहे हैं? तो जो इसीलिए अगर आप चीज़ों को बारीकी से देखें, अगर एक खेत है और उसकी बाजू में कुआं है, तो वो खेत में पानी तब तक सतह पर नहीं आ सकता है जब तक कुआं में पानी उस खेत के लेवल से ऊपर ना चला जाए। क्योंकि जो खेत का पानी रहेगा और ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? कुआं में, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा कम है। वहाँ से पानी कहाँ की तरफ जाएगा? कुएं की तरफ। गड्ढा ज़्यादा है वो, समझ रहे हैं? तो यानी खेत का पानी अंदर बह कर गया होगा तभी तो, समझ रहे हैं? और कहीं पर शायद बलौदा बाजार में तुरतुरिया है, कोई जादुई चीज नहीं है, बस जहाँ पानी निकल रहा आप यहाँ खड़े हैं। तुरतुरिया में जहाँ नीचे पानी आता है ना, आप यहीं खड़े हैं, जो ऐसे बहकर आ रहा होगा पहाड़ से, समझ रहे हैं? तो कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है कि निकल कर आ गया ऐसा। प्रकृति ऐसा जादू, प्रकृति का नियम ही नहीं है जादू, समझ रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। तुरतुरिया ही है ना, जहाँ गए थे वहां पानी निकल रहा था। समझे बात को? और इस पूरे क्षेत्र को ही वाटर शेड कहा जाता है। इसमें भूमि भी शामिल है, मृदा भी शामिल है, वनस्पतियां भी शामिल हैं, और कोई जानवर तो बना ही लो, बोलो, जानवर भी तो होएगा, बोलिए। तो ये जंतु भी शामिल है, ये पादप भी शामिल है,
मानव भी शामिल है, जल भी शामिल है और भूमि भी शामिल है। तो जल ग्रहण का मतलब होता है, जल ग्रहण उस क्षेत्र को संदर्भित करता है, इस केस में इस क्षेत्र को। जल ग्रहण उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां से जल अपवाहित होकर, जहां से जल अपवाहित होकर किसी निम्न स्थल पर या निम्न स्थल पर एकत्रित हो जाता है। ठीक, तो इस पूरे क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, तो जल ग्रहण। तो जल ग्रहण क्या है, एक एरिया है, क्या है, एक क्षेत्रफल है, क्या है, एक क्षेत्रफल। और कौन सा क्षेत्रफल, कि उस नदी के पूरे का पूरा अपवाह वाला क्षेत्र, जहां से वो जल लेकर आ रहा है। यहां से भी अब यहां का जल इस नदी में गया, यहां आ गया, समझ रहे हैं। तो यह जो नदी जहां जहां से जल ला रहा है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, जल संभर कहेंगे। समझ गए। तो जल संभर क्या है, एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल वाला ये क्षेत्र है, समझ रहे हैं। तो वाटर शेड इज एन एरिया, यह एक क्षेत्र है। और कौन सा क्षेत्र है, जहां से जल अपवाहित होकर निम्नतम स्थान में एकत्र हो जाता है। ठीक, तो जरा लिखिए परिभाषा को जल ग्रहण का। जल ग्रहण या जल संभर, जल संभर उस क्षेत्र को, उस भूमि क्षेत्र को लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, भूमि जोड़ लीजिए ऊपर। उस भूमि क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां से, उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां से जल अपवाहित होकर निम्नतम स्थान में एकत्रित हो जाता है। जहां से जल प्रवाहित होकर निम्नतम स्थान में एकत्रित हो जाता है। समझ गए। तो ये बातें समझ गए कि वाटर शेड क्या है, एक क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र है। आगे लिखेंगे और देखिए एक शब्द और है जो यूज होता है, अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी, दिख रहा है कि रंग बदले। अपवाह द्रोणी का अंग्रेजी में क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन। क्या है, ड्रेनेज बेसिन। ये और एक क्या हो गया जो पढ़े अभी, वाटर शेड। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर कर सकते, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक मौलिक अंतर होता है। अपवाह द्रोणी बड़ी नदियों के लिए यूज किया जाएगा और जल संभर छोटी नदियों के लिए यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं। अब दूसरा अंतर, अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल ज्यादा होएगा क्योंकि बड़ी नदी के लिए है, और जल संभर का अपवाह क्षेत्र या उसका क्षेत्रफल कम होएगा। तो पहली क्या लिखेंगे आगे, अपवाह द्रोणी शब्द का पहले तो लिखिए, अपवाह द्रोणी और जल संभर शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपवाह द्रोणी और जल संभर शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपवाह द्रोणी पूरक होते हैं, पूर्ण विराम। अपवाह द्रोणी शब्द का प्रयोग बड़ी नदियों के लिए किया जाता है, जबकि जल संभर का प्रयोग छोटी नदियों के लिए किया जाता है। आगे पूर्ण विराम करके, अपवाह द्रोणी अधिक क्षेत्रफल तक विस्तृत होता है, जबकि जल संभर का क्षेत्रफल कम होता है। समझ गए वो अंतर। और आप दोनों कैसे पुनर्जागरण होता है, आप लोगों का निरंतरता है नहीं, मन किया तो आ गए, चलो चलते हैं, आ जाएंगे, घर में बैठे बैठे थक गए। और चाहे आदमी कुछ ना करे, थक तो जाता ही है, चाहे मोबाइल चला के भी
कई लोग तो मोबाइल चलाएंगे, चार थक गया यार मैं, अबे किया क्या है तू, लेट कर मोबाइल चला रहा है, आंखें थक गई, शरीर कहाँ थका। तो समझ पाए क्या अपवाह द्रोणी और जल संभर में अंतर क्या है? सेम चीज ही है। और वाटर डिवाइड तो जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वाटर डिवाइड हैं? एक तो दक्षिण में है केशकाल घाटी, ठीक, जो दो अपवाह द्रोणी को अलग करते हैं या दो जल संभर को अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे इधर वाला मैकल पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा और शिवनाथ या महानदी को अलग करता है, कुल मिला के महानदी है। महानदी और इंद्रावती को अलग करने वाला जल विभाजक केशकाल घाटी, महानदी और नर्मदा नदी को अलग करने वाला मैकल पर्वत श्रृंखला। समझ रहे हैं? तो अब इसके इधर जो होएगी वो अलग अपवाह द्रोणी हो जाएगी और इसके इधर जो होएगी वो अलग अपवाह द्रोणी, वो अलग उसमें आ जाएगा जल संभर में, और इधर वाला भी अलग जल संभर में। अगर बड़ी नदी है तो अपवाह द्रोणी कहेंगे, छोटी नदी है तो जल संभर कहेंगे, और इधर भी दूसरा जल संभर हो जाएगा। समझ पाए क्या? आगे लिखिए जल संभर के कंपोनेंट को हिंदी में तत्व भी कह सकते हैं, घटक, जल संभर के घटक। एक तो जल हो गया, हुआ कि नहीं नाम से ही। फिर क्या है? भूमि है, क्या है? भूमि, लैंड। फिर आगे मृदा, भूमि मृदा। देखिए हर मृदा भूमि होएगी लेकिन हर भूमि मृदा नहीं होएगी, समझ रहे हैं ना? तो हालांकि जो मृदा है वो भूमि में ही है, लेकिन भूमि और मृदा दोनों एक चीज तो नहीं है ना। बोलिए भाई, भूमि तो ये भी है लेकिन यह मृदा है क्या? नहीं है ना। तो दोनों में अंतर है। तो भूमि भी कॉमा करके पहले जल कॉमा भूमि कॉमा मृदा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ कोई खेत भी तो होएगा, घर बनाया हो देखिए, तो कुछ तो उगाएगा खाने के लिए। यहाँ जो रहेगा वो हो गया। आगे वनस्पतियां, आगे क्या? वनस्पतियां। आगे क्या है? वनस्पतियां और अन्य जंतु। देखिए और एक बात कि आप लोग अब उच्च स्तर में आ गए हैं तो चीजों शब्दों के महत्व को समझिए। देखिए जो शब्द होते हैं उन सब का एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते हैं तो जाने अनजाने जैसे वैसे शब्दों का यूज करते रहते हैं। कोई बुरी बात भी नहीं है, जो आदमी पढ़ा ही नहीं है तो उसे कैसे मालूम होगा। लेकिन जो व्यक्ति पढ़कर अगर जैसे तैसे शब्दों का यूज कर रहा है तो यह एक अपराध की भांति है, आपको अपने ऊपर गलानी होनी चाहिए। तो हर शब्दों के महत्व को जानना है कि उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब भी आप जीव शब्द का प्रयोग करें मतलब आप पादप और जंतु दोनों को बता रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिजम्स। और पादप तो यानी सिर्फ आप क्लोरोफिल वाले जीव को बता रहे हैं, और जंतु कह रहे हैं मतलब आप ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। हम लोग किस में आएंगे? एनिमल में आएंगे, जंतु में आएंगे। समझ रहे हैं? तो जीव दोनों हैं। तो जीव कहने का मतलब होता है प्लांट्स भी और एनिमल भी। और अगर आप अलग अलग बताना चाहें, कहीं कहीं पर अलग अलग प्रयोग करना होता है, जैसे इसमें वनस्पतियां हो गई, उसको पादप भी लिख सकते थे और जंतु अलग लिखे हैं। और अगर दोनों को लिखना होता तो सिर्फ क्या लिख देते? जीव लिख लेते। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं? आगे लिखेंगे जल प्रबंधन का उद्देश्य। जल प्रबंधन का उद्देश्य, जल प्रबंधन का उद्देश्य। जल प्रबंधन उद्देश्य को देख लेते हैं, कल इसको अच्छे से लिखेंगे, समय हो चला है। कल परसों, कल तो अवकाश है। अभी जल प्रबंधन या ये जो जल संभर प्रबंधन है, नाम तो इंगित कर रहा है केवल क्या? जल, लेकिन इसका संबंध मात्र जल से नहीं है।
इसका संबंध है कि हमें वनस्पतियों को भी रखना होगा, वनस्पतियों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, मृदा के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, सिंचाई के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, नदी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसा हमें प्रबंधन मैनेजमेंट करना है कि यह जो संपूर्ण क्षेत्र स्वस्थ रहे। और इस संपूर्ण क्षेत्र के घटक क्या क्या लिखवा दिए हैं अब, यानी मृदा स्वस्थ रहे, यहाँ की भूमि स्वस्थ रहे, यहाँ का जो जल है वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में हो और जल की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ के जो जंतु हैं उनके भी हितों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, क्योंकि इस प्रकृति में पादप तो रह सकते हैं, बिना जंतु को भी कुछ ही पादप रह सकते हैं। भाई जंतु भी तो योगदान करते हैं पादपों के विकास में। अगर तितली नहीं होएगी, अगर मधुमक्खी नहीं होएगा तो पॉलिनेशन नहीं होएगा, परागण नहीं होएगा, तो कैसे उनका वृद्धि होएगी? समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोग किसी भी जल संभर को लेते हैं। अब जल संभर किसी नदी का होएगा, समझ रहे हैं? जल संभर किसी नदी का, या हो सकता है कोई तालाब हो, तालाब में भी आसपास से पानी आता है, तो जहां जहां से पानी आ रहा है उसका क्या कहेंगे? जल संभर। तो जब उस क्षेत्र का प्रबंधन करेंगे तो हमें इंटीग्रेटेड वे में सोचना है कि मृदा का भी हो। अब जरा सोचिए, अगर आप जल प्रबंधन कर रहे हो तो सबसे पहले तो वहां पर प्लांटेशन होना। प्लांटेशन नहीं होएगा तो भूमि के नीचे पानी जाएगी क्या? ज्यादा नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो जड़ होते हैं पोर्स क्रिएट करते हैं तो ज्यादा मात्रा में जाती है। बोलिए। और अगर प्लांट नहीं होंगे तो पानी आएगा तो मृदा बहते जाएगा। बोलो। क्योंकि पौधे मिट्टी को क्या करके रखते हैं? बांध के रखते हैं। अब पौधे नहीं हैं तो जल भी पूरा बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और मिट्टी भी बहकर जाएगी। वो मिट्टी कहाँ जमा होगी? वो अवसाद जो बह के गया है जल के साथ, सेडिमेंट, नदी में। नदी धीरे धीरे उथली होती जाएगी, शैलो होता जाएगा, और जब भी पानी बरसेगा तो बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि नदी की गहराई कम हो गई। समझ रहे हैं? जो मिट्टी है लगातार अवसाद में होता जा रहा है, मिट्टी को भी बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लगते हैं। वो मिट्टी का लगातार क्षरण हो रहा है। बोलिए। पानी भी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि अभी मिट्टी में वहां पर अगर मिट्टी है, अगर सूखी मिट्टी है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, तो जल में जाएगा तो उसकी क्षारीय गुणवत्ता में वृद्धि कर देगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर किसी एक पक्ष को नहीं किया जाएगा, तो हमें सभी पक्षों के बारे में सोचना होगा। अगर हमको यहाँ अगर कोई जल निकाय बनाना है तो ऐसा जल निकाय बनाना है जो जल के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित न करे। इसीलिए आज जो नरवा विकास कार्यक्रम, उसके तहत हम बताए हैं कि छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, जैसे जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसके आसपास सरकार क्या कह रही है? वृक्ष लगाइए। क्यों नहीं लगाएंगे वृक्ष? तो जब उस डैम में आसपास का पूरा पानी आएगा, आसपास का पूरा पानी आता है तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? अवसाद। अगर वृक्ष नहीं है तो कंकड़ पत्थर बहाकर लाएगा कि नहीं लाएगा? और धीरे धीरे डैम पटता जाता है, और फिर वही से क्या आती है? बाढ़ आती है। तो बड़े बांधों में आज प्रमुख समस्या किसकी हो गई? अवसादीकरण की, सिल्टेशन की। तो हर साल डैम का मेंटेनेंस होता है उस सिल्ट को हटाने के लिए, और वो बड़ी ही महंगी तकनीक है, इसीलिए हमारे देश में अधिकांश जगह वो लागू नहीं होती है। तो हमें पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखना होगा, क्योंकि सभी पर्यावरण के अहम घटक हैं। कुल मिलाकर इसमें जो उद्देश्य होगा जल ग्रहण का, कि मानव जरूरतों को भी पूरा करना है। कुल मिलाकर जल प्रबंधन का मतलब है, यह जल प्रबंधन की परिभाषा है कि जल प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण या जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भूमि, जल, मृदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वांछित सेवाएं प्रकृति से प्राप्त करना। हम कुछ एक्टिविटी करेंगे कि हमारा एक्टिविटी भी हो जाए और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, यही
इसी की पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन, और यही विषय है हमारा, जल ग्रहण प्रबंधन या जल संभर प्रबंधन। इसमें हमको भी हमारी हितों को भी ध्यान में रखना है और पर्यावरण के हितों को भी ध्यान में रखना है, और बैलेंस करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। एक पक्ष लेना तो बड़ा आसान है, अगर सिर्फ पर्यावरण के हितों को ध्यान रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा। हुआ भी है, देखिए नेशनल पार्क हुए, लगातार संख्या भी बढ़ी है उनकी, इसीलिए मानव पशु संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र था उसमें अब उनकी संख्या बढ़ गई है जंतुओं की। तो सिर्फ प्रकृति का संरक्षण करना हो तो आसान है, या सिर्फ मानव के हितों को ध्यान रखना जैसा करते आए हैं अभी तक, वो भी आसान है, लेकिन दोनों बातों को लेकर चलना मुश्किल होता है। बोलिए, जैसे पति पत्नी की बात मान ले वो आसान है पूरी, या अपनी माँ की बात मान ले पूरी, तो किसी एक पक्ष ले आसान है, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना वो सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। तो जीवन में जो बीच का रास्ता होता है वो सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त होता है बीच का रास्ता। समझ रहे हैं? तो इतना चीज पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा इसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग मन में सोचिएगा आखिर जल संभर का मतलब क्या है। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़े हो, मैं बताया हूँ कि जल संभर क्या है, एक क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र है। तो थोड़ा उसके घटकों के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे, कैसे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोलो।